अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन। और इसमें अब मैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन बताऊंगा इन हेडिंग्स में। फिर एंड पे हम कब अप्लाई करेंगे या फिर एक एग्जांपल दे के मैं समझाऊंगा, जो एक मैंने एग्जांपल बनाई है। फिर उस डाटा के ऊपर हम कैसे कोरिलेशन लगाते हैं। पार्ट 2 वीडियो का जो होगा वो मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड करके बताऊंगा SPSS पे कि हमने कैसे किस किस्म की प्रॉब्लम या किस किस्म की स्टेटमेंट लेकर उसके ऊपर हम SPSS में कोरिलेशन मैट्रिक्स लगा सकते हैं, पियर्सन कोरिलेशन। तो पास्ट पार्ट लेकिन उसको समझने से पहले आपको पार्ट 1 अच्छी तरह समझ आना चाहिए। कोरिलेशन कब लगाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी वैल्यू किधर से किधर वेरी करती है, और स्कैटर प्लॉट क्या होता है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो समझेंगे, फिर उसके बाद हम SPSS के ऊपर लगाएंगे कोरिलेशन को। अब कोरिलेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इट इज़ यूज टू असेस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। इसमें हम लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर के अंदर चेंजिंग करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में चेंज हो। स्कैटर प्लॉट एक 2 इक्वल लेंथ एक्सिस को कहते हैं जिसमें बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई है कि एक मैथमेटिकल एबिलिटी है और ये नीचे इधर शायद शो ना हो रहा हो, ये स्पेटियल रीजनिंग है। स्पेटियल रीजनिंग जो है उसको हमने वाई एक्स एक्सिस पे ले लिया और मैथमेटिकल एबिलिटी को वाई एक्सिस पे ले लिया। अब देखें ये दो वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं कहता हूँ जिस शख्स की ये रीजनिंग जो अच्छी होती है, स्पेटियल रीजनिंग अच्छी होती है, उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। यानी कि एक स्टूडेंट की अगर स्पेशियल रीजनिंग अच्छी होगी तो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी भी उसी की वजह से अच्छी होगी। ये एक मैं रिलेशनशिप बताना चाह रहा हूँ दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो हम देख रहे थे स्पेशल रीजनिंग में, अब ये स्पेशल रीजनिंग बेसिकली होती है कि द एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड थिंक इन 3 डायमेंशंस में सोचना, उसको हम कहते हैं स्पेशल रीजनिंग। अब उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर ये एक मैं रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ। तो इस रिलेशनशिप के अंदर मैं एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे बना लूँगा, एक वेरिएबल को वाई एक्सिस पे, और फिर मैं इनके दरमियान रिलेशनशिप देखूँगा। अब अगर इस ग्राफ में मैं देखूँ तो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप लेफ़्ट से ऊपर जा रही है, ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रही है। और हम डेविएशन देखें तो यानी कि इस मीन जो हमने निकाला हुआ है इसका, इस लाइन से जो हम मीन निकालेंगे वो भी यही निकलेगा। तो उस मीन के ऊपर जो अगर हम डेविएशन देखें तो हम ये ब्लैक लाइन से देख सकते हैं थोड़ी सी डेविएशन है, इतनी सी डेविएशन है। तो इसकी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R आएगा वो हम जब निकालेंगे तो वो भी हम देखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 0.78 या 70 समथिंग आएगा। तो दैट मीन्स कि ये है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन अगर पॉजिटिव 1 होती तो फिर ये डेविएशन, यही डेविएशन, इसी डेविएशन को हम बिल्कुल लाइन के साथ साथ होती, एक मिनट, यही डेविएशन अगर +1 के नज़दीक होती तो ये इतनी सी डेविएशन होती, उस मीन जो लाइन हमने बनाई उसके बिल्कुल साथ साथ लाई कर रही होती। तो ये कंसेप्ट है इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स या स्पीयरमैन कोरिलेशन का, कि जब डेविएशन स्कोर ज़्यादा होगा मीन से तो उसका मतलब है R की वैल्यू जो है वो और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा, जिस तरह इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं। तो R की वैल्यू जो है वो 0.7 0.6 इस तरह आएगी, लेकिन वो जितना जितना नज़दीक होती जाएगी वो उस एक लाइन के, जिसके जो मीन लाइन होती है उसके नज़दीक लाई करना शुरू कर देगी। तो दैट मीन्स कि वो डेविएशन स्कोर जो है वो इसी तरह कम होता जाएगा और R की वैल्यू जो है वो मोर क्लोज़र टू 1 होती जाएगी। अब ये कोवेरियंस होता है, इसका फार्मूला भी हम स्टैट में होपफुली पढ़ चुके होंगे। इसी तरह फिर आगे ये इस तरह 4 क्वाड्रेंट्स बना के उसके दरमियान हम देखते हैं, और सिमिलरली फिर पियर्सन कोरिलेशन का फार्मूला आ जाता है। ये इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने SPSS पे जाना है, मेन मकसद ही हमारा वो है, तो इन फार्मूलास को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम देख भी रहे हैं तो ऊपर कोवेरियंस होता है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन x का और y का, यानी कि जो x के ऊपर हमने वेरिएबल लिया हुआ है और जो y के ऊपर लिया हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट लेके ऊपर कोवेरियंस रख के इसको डिवाइड करें तो हमारे पास R की वैल्यू जो कि पियर्सन कोरिलेशन की आ जाती है।
अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें समझनी होगी कि आर की वैल्यू जो पियर्सन कोरिलेशन आर होता है उसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान होती है, कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी, -1 से पीछे आगे नहीं जाएगी। तो इसकी रिलेशनशिप है कि एक्स और वाई पॉजिटिव तब होगा जब आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ज़ाहिरी सी बात है। अगर मैं कहता हूँ कि स्पेशल रीजनिंग और का इफ़ेक्ट मैथमेटिकल एबिलिटी पे जो था वो आर की वैल्यू जो आई थी वो 0.7 आई थी, तो वो पॉजिटिव में है, तो मतलब ये है कि अगर स्पेशल रीजनिंग ज़्यादा होगी तो मैथमेटिकल एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर किसी को मैं किसी स्टूडेंट को डांटता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव डीमोटिवेट करता हूँ, तो इम्पैक्ट ऑफ डीमोटिवेशन ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल लें, तो जितनी ज़्यादा मैं डीमोटिवेशन दे रहा हूँ उतनी ज़्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की डिक्लाइन कर रही है, यानी कि एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरी एकेडमिक परफॉर्मेंस को वो कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट जो आगे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट मस्ट बी ऑन कंटिन्यूस स्केल, वो ऐसे स्केल पे होना चाहिए जिसकी कोई मेजरेबल फॉर्म हो, कोई यानी कि वो इंटरवल या रेशो स्केल पे लाए करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आगे एक एग्जांपल बताऊंगा, अभी मैंने जो एक एग्जांपल दी है मैथमेटिकल एबिलिटी की, अब उस मैथमेटिकल एबिलिटी में हम किस तरह चेक कर सकते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी को, तो वो हम स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स को चेक कर लेंगे, मैथ्स का एक टेस्ट बनाएंगे स्टैंडर्डाइज सा, उससे हम मार्क्स को देखेंगे, तो फिर हम कहेंगे जी इतने इतने मार्क्स हैं, जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है। इसी तरह अगर मैंने जो नेगेटिव की एग्जांपल दी, नेगेटिव कोरिलेशन की, कि डीमोटिवेशन का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो डीमोटिवेशन मैंने इंक्रीज़ की, अपने जो 4-5 फैक्टर उसके मैं लगाऊंगा कि डीमोटिवेशन कैसे कैसे इंक्रीज़ होती है, उसके इंडिकेटर्स मैं सेट करूँगा 4 से 5। वो इंडिकेटर्स मिसाल के तौर पर उसे मैं डांटता हूँ, या फिर मैं उसे को फ़िज़िकल पनिशमेंट दे देता हूँ, या फिर उसे मैं कोई ऐसी पनिशमेंट देता हूँ कि 10 दफ़ा लिख के लाओ, या फिर उसके ऊपर ऊंचा बोलता हूँ। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं मिसाल के तौर पर जो एक बच्चे की परफॉर्मेंस को डीमोटिवेट करते हैं। तो डीमोटिवेशन का इफ़ेक्ट उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, अब ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये भी कंटिन्यू स्केल पे मैं मेजर करूँगा कि उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं फिर उस सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल। तो मार्क्स अगर मैं देख रहा हूँ मैथ्स के, इसी तरह इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स देख रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक कंटिन्यू स्केल पे हो। फिर आगे चलें, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू 0, और इसी तरह +1 तब होगी जब आर की वैल्यू स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। आगे फिर देखें तो ये वही बात बता दी गई है कि दो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस हों और -1 और +1 के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब यही एग्जांपल लेकर मैं चलूँगा अगली वीडियो के अंदर, इसके पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैं SPSS पे अप्लाई करूँगा और इसकी इंटरप्रिटेशन करूँगा कि क्या वैल्यू आई है मेरे पास और कैसे मैंने उसको किया बेस्ड ऑन माई डाटा। अब मेरी एग्जांपल है इफ़ेक्ट ऑफ टीचर इफ़ेक्टिवनेस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब सिर्फ एक लेवल भी स्पेसिफाई कर दिया। अब ये मेरा टीचर इफ़ेक्टिवनेस से मुराद ये है कि टीचर कितना अच्छी तरह टीच कर रहा है, उसकी स्टूडेंट की अचीवमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट आ रहा है। अगर वैसे हम अंदाज़ा लगाएं, देखें, अगर टीचर की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है तो दैट मीन्स स्टूडेंट की अचीवमेंट जो होगी वो ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। तो यही चीज़ हमने बेस्ड ऑन रियल डाटा हमने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, फिर ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अब टीचर इफ़ेक्टिवनेस जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट अचीवमेंट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं CGPA को डिस्कस करूँगा। तो इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा जो होगा वो मैं CGPA लूँगा, यानी कि CGPA कंटिन्यू स्केल के ऊपर मेजर हो रहा होगा। और टीचर इफ़ेक्टिवनेस के अंदर ना मैं कुछ पाँच इंडिकेटर सेट कर दूँगा। अब उसमें एक टीचर मेथडोलॉजीज़ आ जाएंगी, इसी तरह स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज आ जाएगा। इसी तरह मतलब ये 5 चीज़ें जो होंगी इनकी बेसिस पे मैं कहूँगा कि ये टीचर इफ़ेक्टिवनेस है। तो टीचर इफ़ेक्टिवनेस के लिए मुझे 5 इंडिकेटर सेट करने होंगे, 5 इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन माय प्रायर रिसर्च, जो मेरी पिछली रिसर्च है उसकी बेस पे। तो वो जो 5 इंडिकेटर्स होंगे उसकी ही बेस पर उन सब को मैं सम करके कंप्यूट करूँगा और फिर मैं कहूँगा कि ये टीचर इफ़ेक्टिवनेस है। फिर उसको मैं इसके साथ को रिलेशन निकाल लूँगा, आर की वैल्यू वो देखेंगे हम क्या आती है कि CGPA के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा।
फिर ये मैंने फैक्टर्स बता दिए हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू टीचर इफेक्टिवनेस। ये मैंने वो इंडिकेटर्स बता दिए हैं। हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का नॉलेज अगर टीचर का अच्छा है तो उसकी टीचर इफेक्टिवनेस अच्छी है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, या एबिलिटी टू इंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स, ये भी एक एबिलिटी है। फिर यूज़ ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेटजीज़। अब देखें, ये जो मैंने इंडिकेटर सेट किए हैं ये मैंने अच्छी तरह स्टडी किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, और फिर मैंने देखा कि टीचर इफेक्टिवनेस को ये जो 4 से 5 इंडिकेटर्स हैं ये उसको इफ़ेक्ट, और भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने इन 4 को अपना स्पेसिफाई कर दिया कि ये मेरे इंडिकेटर्स हैं। अब इसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन एयर में सवाल पूछूंगा बच्चों से कि सब्जेक्ट नॉलेज के रिलेटेड, टीचर मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स के रिलेटेड जो मेरा क्वेश्चन एयर होगा उसके ऊपर फिर मैं रिस्पॉन्सेज लेके उनको मैं कंप्यूट करूँगा, वो मैं आगे बताऊँगा, और फिर उसकी मैं कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन आर निकाल दूँगा। Teacher who are able to effectively use a variety of teaching methods and adopt their instruction to meet the needs and of diverse learners are often more successful in helping their students achieve academic success। तो ये वही बात बताई गई है कि टीचर इफेक्टिवनेस ये जो 5 चीज़ें पूरी करती है वो ज़्यादा एकेडमिक सक्सेस की ही तरफ ले जाती है। आगे फिर हम देखें कि यही फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट की मोटिवेशन को या उनकी। तो फिर हमने ये इंडिकेटर सेट किए, ये मैंने फिर स्पेसिफाई कर दिया कि टीचिंग मेथड, सब्जेक्ट नॉलेज, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, CMS, एबिलिटी टू इंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट एंड यूज़ ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज। ये 4 या 5 जो हैं वो मेरे इंडिकेटर्स हैं टीचर इफेक्टिवनेस के। तो कुछ कंफाउंडिंग वेरिएबल भी हो सकते हैं, इसकी बात अब नहीं करते, फिर ये टॉपिक थोड़ा और आगे चला जाएगा। बस हमने इन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके 5 इंडिकेटर्स, और ये जो है इसके अंदर मैं CGPA लूँगा आगे। तो अब अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। उस वीडियो में जाकर अब मैं SPSS के थ्रू बताऊँगा कि किस तरह आपने पियर्सन कोरिलेशन R लगाना है, और उसकी वैल्यू जो आएगी उसको फिर आपने किस तरह इंटरप्रेट करना है। थैंक यू।